क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, कोई क्या रखा है, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपको सीधे व्यंजक लिख देना है। एक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, अगर उसमें आपने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया तो उसमें लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। जहां टाउ बता रहा है बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण को बताता है। टाउ किसको बताता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होगा। पी बेटा आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पी को हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ई है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करो। हो गया। तो अगर एक समान आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं ये हमारा एक समान बेटा वैद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई हमने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, इसमें हमने क्या रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो उस पे जो लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होता है वो आपका कितना होता है, पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई। ठीक, जहां पे टाउ आपका क्या बता रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। पी बताता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, और ई किसको बताता है। अच्छा, ये पता है कि अगर हमको इस बल युग्म आघूर्ण की दिशा ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिख लो यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर वैद्युत, उसे नीचे लिखना बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल की दिशा दाएं हाथ दाएं हाथ दाएं या दाहिने दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। तो अगर आपको इस वैद्युत द्विध्रुव पे जो लगने वाला बल है या बल आघूर्ण है उसकी दिशा ज्ञात करना है, तो आप वहां पे कौन सा नियम लगाएंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे वाले नियम को लगा दें। और क्या इसमें पूछ रखा है इस सवाल में, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी देना है। इसी के आधार पर आपको किसकी परिभाषा देना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो नोट करो इतना बेटा। सही है, तो याद रखना कि जो दाहिने हाथ का अंगूठा नियम है उसके द्वारा हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल युग्म की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब हेडिंग डाली बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें लिखना बेटा वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे के आवेश के परिमाण तथा दोनों सिरों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास Q इंटू 2L, जहां जो P है वो बता रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q बता रहा है एक सिरे के आवेश को, किसी एक सिरे के आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण। और 2L बता रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी एक आवेश का परिमाण। भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है कि जब हम समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं, हम रखते हैं, तो इस तरह के समायोजन का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसी की परिभाषा लिख दी कि किसी एक सिरे के आवेश का परिमाण तथा दोनों सिरों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से दिखा दे तो P बराबर हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q बराबर हो गया किसी एक सिरे के आवेश का परिमाण, और 2L हो गया दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी। एक सवाल लिखिए 2022, 23, 24 3 साल से लगातार आ रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव का अनुपात क्या होगा? वैद्युत विभव का अनुपात क्या होगा? छोटा तो प्यारा सवाल दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। ये हो गया बेटा वैद्युत द्विध्रुव, ये है -Q और ये है, दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी होती है? 2L। तो मध्य बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी? मध्य बिंदु को मान लो 4। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, तो उसका सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0। कोई एक आवेश तथा उसकी दूरी वहां से यहाँ तक की दूरी हो जाए आवेश है Q, क्योंकि इसमें परिमाण देना है केवल, और दूरी कितनी है L, तो हो जाएगा L। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में क्या होता है, परिमाण नहीं उसका चिन्ह सहित लेते हैं, तो ये वाला प्लस माइनस क्यू इस वाले प्लस क्यू को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, तो पी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही यहाँ तक। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव का अनुपात अनंत। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या चीज बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका अनुपात किसके साथ लेना है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव। ये सही है, ये सवाल ने बोला है। तो यानी कि आपको निकालना है E बाई V, ये निकालना है। अब E बाई V निकालने के लिए क्या करिए, E बराबर V मान रख दीजिए, क्या रख दीजिए, E का मान रखोगे 1/4πε0 Q/L², और V का मान रखोगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से आप भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, तो लिख दो, यहाँ तक लिख दो, फिर शब्दावली नीचे शब्दावली लिख दो बेटा। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के बेटा मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव का अनुपात क्या है, वो अनुपात अनंत होगा, अनुपात अनंत होगा। अनुपात कितना होगा बेटा, अनंत होगा। ठीक है, देख लो इसमें, और कुछ पूछना हो तो आप बता सकते। ठीक है, अगला लिखो बेटा, किसी क्षेत्र में विद्युत विभव नियत है, विद्युत विभव नियत है, तो वहां वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, कि किसी क्षेत्र में वैद्युत विभव नियत है, वैद्युत विभव कहाँ है, तो आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य, क्योंकि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, और अगर विभव एक समान है तो परिवर्तन शून्य आएगा, विभव एक समान है तो परिवर्तन कितना आएगा, शून्य आएगा। तो अगर परिवर्तन शून्य आ गया तो उसको दूरी से भाग दोगे तो आंसर शून्य तो रहेगा। तो लिखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र नियत होने पर विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र नियत होने पर विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र नियत होने पर विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू 0। विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर, पर वो तो कह रहा है कि विभव नियत है यानी कि बराबर है, तो अंतर कितना आ जाएगा, शून्य। सही यहाँ तक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। हाँ, क्या लिखा गया था सूत्र? E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, ये लिखा गया था उस दिन। तो अगर डेल्टा वी शून्य है तो E बराबर माइनस शून्य बटे डेल्टा एक्स। किसी भी नंबर को अगर शून्य से भाग दे रहे हो तो वो कितना आएगा? शून्य। अतः वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध। आप आ रहे हो, देखो बेटा क्या है? किसी चालक के सिरों के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखना है। तो मैं इसमें सीधे हेडिंग बना दे रहा हूँ, के बीच संबंध। तो भी हेडिंग बना ले, सही है। अब हेडिंग क्या है? अनुगमन वेग को किससे लिखा दो बेटा? बीडी से। बीडी इक्वल क्या होता है? ई वी टाउ, ई वी टाउ डिवाइड बाई ये होता है संबंध। यहाँ वीडी, ये याद करना है डायरेक्ट, मतलब का कोई मतलब नहीं, ये संबंध है, ठीक है। वीडी बताता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। वीडी बेटा किसको बताता है? अनुगमन वेग। ई बता रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। वी क्या बता रहा है बेटा? चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच विभवांतर। इसके बाद टाउ इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। इलेक्ट्रॉनों का क्या कहते हैं बेटा? अश्रांतिकाल पता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, ये हो गया अश्रांतिकाल। और क्या बचा? एम। एम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। एम क्या हो जाएगा बेटा? और क्या बचा? एल चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। ये छोटा सा प्यारा सवाल 2 नंबर का। सर जी आप हमारे क्वेश्चन बताएंगे ना? हाँ तुम्हारे बता रहे हैं। अरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भैया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आवेश वाहकों की गतिशीलता, हेडिंग डालो बेटा। आवेश वाहकों की गतिशीलता, हेडिंग डालो भैया। आवेश वाहकों की गतिशीलता। हाँ लिखो, किसी चालक की गतिशीलता, किसी चालक के आवेश वाहकों की गतिशीलता उस चालक के आवेश के अनुगमन वेग, आवेश के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। इसे म्यू से दिखाते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र, आवेश वाहकों की गतिशीलता का सूत्र।
छापो जल्दी इसको। आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या है? किसी चालक के आवेश वाहकों के उस चालक के आवेशों का जो अनुगमन वेग होगा तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होगा उसी को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। और उसे किससे दिखाते हैं? म्यू से। तो लिख लो, जहां म्यू बराबर बेटा आवेशों का अनुगमन वेग, वी क्या है बेटा? आवेशों का अनुगमन वेग। वीडी क्या है? वो अनुगमन वेग नहीं, आवेशों की गतिशीलता। आवेशों की गतिशीलता म्यू है बेटा आवेशों की गतिशीलता। वीडी क्या है? आवेशों का अनुगमन वेग। आवेशों का अनुगमन वेग। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करो। हो गया? अब देखो बेटा, और इसमें क्या पूछा है? मात्रक। तो मात्रक लिख लो बेटा, म्यू का मात्रक। म्यू का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। पर वोल्ट पर सेकेंड। देखो बेटा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध लिखिए। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में वेग के बीच संबंध लिखिए। करो। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध हेडिंग डाल लेना। तो आई बराबर होता है एन ई ए वीडी। ये होता है एन ई ए वीडी। जहां आई को बेटा क्या कहते हो? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। एन को क्या कहते हो? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए को क्या कहते हो? चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल। वीडी क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का कौन सा वेग? अनुगमन वेग। बस इतना रखिए, बाकी कल तक अगर दोनों पक्ष सही सलामत रहे तो देखें। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रख देना है। क्या करना है? और उसपे जो लगने वाला बल आघूर्ण है उसका व्यंजक प्राप्त करिए। उसका क्या प्राप्त करिए? तो ध्यान से देखो, हेडिंग डाल लो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ये सवाल है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आपको वैद्युत द्विध्रुव रखना है और उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एबी। उसका नाम क्या दे दो? एबी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एबी एक समान वैद्युत क्षेत्र
एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना। आवेशों से मिलकर बना। यहां तक दे दें। जिस सबसे सरल डेरिवेशन होता है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चित्र बनाऊंगा। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा। अब सवाल में क्या मैं इधर चित्र बना देता हूँ। सवाल में कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो एक समान बेटा क्या होना चाहिए। ये मान लिया कि कोई हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। सही है तक। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रखना है। एक किसको रखना है बेटा। वैद्युत एक। और वैद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी। सही है। इसके एक सिरे पे है माइनस क्यू और एक सिरे पे है प्लस क्यू। सही यहाँ तक। और ये कितने कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण। यहाँ तक सही सब कुछ। अब देखो तथा द्विध्रुव की लंबाई लिख दो। तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l। तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है बेटा 2l है। तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l यानी कि A से जो B के बीच की दूरी है ये दूरी आपकी कितनी रहे 2l। अब हमको पता है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र E है कोई क्या है और उसमें आवेश रखा है उस आवेश कारण इतना बल लगता है वैद्युत क्षेत्र में E बराबर F/Q। यानी कि उस पर लगने वाले बल की अगर बात करें तो वो कितना होगा EQ। अब प्लस वाला आवेश किधर होना चाहता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये वाला प्लस है तो ये किधर को चल रहा होगा इस तरफ को अपना बल लगा रहा होगा या सही है। अब माइनस हमेशा किधर को जाता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ये वाला किधर को बल लगा रहा होगा सही है यहाँ तक। और यह किसके बराबर होगा EQ पे। F किसके बराबर होगा यहाँ तक सही है। अब ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल को लेट कर दूं ये पॉइंट है ए ये पॉइंट है बी और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं सी और यहां से एंगल कितना बना रहा है ठीक है। तो ध्यान देखना इसके आगे त्रिभुज ए बी सी में। सही है। त्रिभुज ए बी सी में अगर तुम लगाओ साइन थीटा क्या लगाओ तो साइन थीटा क्या कहता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कहता है लंब बटे यहां तक सही है। तो साइन थीटा लंब क्या होगा बीसी। लंब क्या होगा तो बीसी और कर्ण क्या होगा आपके पास ए बी। कर्ण क्या होगा तो बीसी बटे अब ए बी किसके बराबर है 2l के। ए बी किसके बराबर है तो क्या यहां तो तुम लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू बीसी बाई। तो बीसी का मान यहां से कितना निकल के आ गया 2l इंटू साइन थीटा। सही यहां तक। बस ये याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र में जो प्लस क्यू आवेश होता है कौन सा आवेश होता है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहता है और माइनस किधर को होना चाहता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। और बल कितना लगेगा F और वो F बल किसके बराबर होता है E इंटू क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश इंटू नोट करो यहाँ खत्म कर देता। अब इधर देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको क्या निकालना है बेटा बल युग्म आघूर्ण निकालना है। बल युग्म तो उसका सूत्र होता है बल युग्म आघूर्ण का बेटा
एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला, किसी, यहाँ पे नहीं आएगा तो लिख लो, मैं ऊपर से हटा दी। तो अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है बेटा, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बेटा द्विध्रुव का, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के, दोनों विपरीत आवेशों के बीच की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही है। अब आगे देखो, बल युग्म आघूर्ण को किससे दिखाते हो, टाउ से। किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाले, पर लगने वाला बल, लगने वाला, तो दोनों पे यफ ही लग रहा है, तो कोई एक लिख लो यफ, सही यहां तक। इनटू लंबवत दूरी, तो देखो आवेश है ए बी के बीच में, तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, बीसी, यहां लिख दे रहा हूं, सही है। अब यहाँ मान रख देता हूँ, तो जैसे आपको पता है कि यफ का मान किसके बराबर होगा, ई क्यू के, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई इंटू क्यू, सही है। और लंबवत दूरी कितनी है, बीस, यहाँ तक सही है। अब बीसी का मान रख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जब बीसी का मान रखो, टाउ इक्वल टू ई डॉट क्यू इंटू टू एल इंटू साइन थीटा, सही यहाँ तक। अब आगे देखना ध्यान से, अगर आप टाउ इक्वल टू ई क्यू डॉट टू एल को एक साथ ले लें, यहां तक सही सब कुछ, सही है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर हमारे पास होता है Q इंटू, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इतने की जगह पे P लिख सकता हूं, तो क्या आपके पास टाउ इक्वल टू आ जाएगा बेटा ई पी, सही है। इसी को आप लिख सकते हैं पीई साइन थीटा, और साइन थीटा को अगर हटाओगे, किसको हटाओगे, साइन, तो वो क्रॉस में आएगा, किसमें आएगा, P क्रॉस ई, तो ये हो गया इसका सदिश रूप, ये इसका क्या हो गया, क्योंकि साइन थीटा आता है क्रॉस में, और डॉट में कौन सा आता है, कॉस, तो ये हो गया। तो यहां से ये आपका डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तुम उसी के नीचे लिखना। आपको क्या याद करना था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण का व्यंजक, तो यहाँ पे लिख देंगे यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक होगा, समझ गए, नोट करो। इस तरह से पूरा डेरिवेशन आपको करना था, हो गया। लिख दो बेटा यहाँ पर, जहां टाउ इक्वल टू, टाउ को क्या कहोगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, ये हो गया टाउ। टाउ क्या है आपका, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। पी को क्या कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव, पी को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, और ई को क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट करो।
जिस डेरिवेशन को पूरा देख लो, इस तरह से आपको वहां करना था पूरा डेरिवेशन। हो गया सर। अब आगे क्या बोला है, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। इसके आधार पर क्या देना है, वैद्युत द्विध्रुव। तो हेडिंग डाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हेडिंग डालो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखो बेटा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर उपस्थित आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। सही है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, वो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, किसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे किससे दिखाते हैं, P से। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पे जो आवेश है उसका परिमाण, परिमाण मतलब उसकी धनात्मक वैल्यू को, उसकी धनात्मक वैल्यू को तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हो उनके गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे किससे दिखाते हैं, P से। हेडिंग डालें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। लिख लें बेटा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। जहां P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P को क्या कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q को क्या कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर, Q को लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर उपस्थित आवेश का परिमाण, आवेश का क्या चीज बेटा, परिमाण। तो Q क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर उपस्थित आवेश का परिमाण। और 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी। ये पूरा करते तो आपको 4 नंबर दिए जाते, सोच विचार। डेरिवेशन छोटा था इसलिए उसने क्वेश्चन को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। बात नहीं समझो, लिखे अभी नहीं बोल दीजिए। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र में बहने वाली विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होगा। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र में बहने वाली विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। देखो इसमें क्या बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एम्पियर का परपथी नियम क्या। तो एम्पियर ने बताया था कि कोई बंद वक्र हो, कोई बंद का हो और उसके परितः अगर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करो,
चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर दो, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है बंद वक्र में, किसमें बहने वाली जो धारा होती है वो कितने गुना होती है, म्यू नॉट गुना होती है। बस ये है बोला था, सही आता। अगला लिखिए बेटा, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है अनुनादी आवृत्ति मेरा प्रत्यावर्ती, नहीं पूरी भरी है मैंने। अरे तो इन दोनों तो मैं तो भरा रहा हूँ यही से। दोनों पार्ट हो गए। प्रत्यावर्ती धारा, अरे महाराज देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात जिसको किससे दिखाते हो, एक्सेल से, तथा धारतीय प्रतिघात जिसको आप दिखाते हैं यक्षी से, बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब प्रत्यावर्ती, तब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, धारा परिपथ की आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ, इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, यफ से। तो कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होना चाहिए, कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होना चाहिए, उसमें जब प्रेरित प्रतिघात, प्रेरित प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात के मान आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि यक्सेल बराबर हो जाता है किसके, एक्सी के। तो उस समय उस परिपथ की जो आवृत्ति होती है, उस समय उस परिपथ की जो क्या होती है, उसी आवृत्ति का नाम क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति। और इसे किससे दिखाते हो, यफ से। हेडिंग डाले अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। तो सूत्र क्या होगा बेटा, यफ इक्वल टू 1/2 रूट के अंदर एलसी लिखिए, एफ बराबर 1/2 रूट के अंदर एलसी। सर कंसल्ट करवाइए, वही करवाते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव, अब सेकंड पे चल रहा है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब, रखे वस्तु के प्रतिबिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, के प्रतिबिंब की स्थिति, के प्रतिबिंब की स्थिति हेतु किरण आरेख बनाइए, हेतु किरण आरेख बनाइए। बनाओ। देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, आप सबसे पहले ये इस तरह से कर लेना। लेंस कर लेती हूँ ना। अब दो चीजों देख, अवतल एक उत्तल, अगर उत्तल है यानी कि छोटा शब्द है तो अंदर पॉलिश करना है, अवतल बड़ा शब्द है यानी कि बाहर पॉलिश करना है। तो अवतल बोला है तो पॉलिश कहाँ करोगे, बाहर, ये पॉलिश। अकापन वाली ऐसा जगह, इसको बोलते हैं बेटा
अवतल, सब यहाँ तक सही सब कुछ। अब यहाँ से हमने एक बेटा डाल दिया मुख्य फोकस, इसका नाम क्या होता है? मुख्य फोकस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं ये बेटा हमारे पास वक्रता केंद्र, ये क्या है? और ये है हमारे पास फोकस, ये क्या है? और ये बिंदु हो गया ध्रुव। ध्रुव को फिर से दिखाते हैं। सवाल में बोला है कि वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में है, मतलब इस एरिया में कहीं पर है, इतने एरिया में कहीं पर है। तो मान लो यहाँ पर है, ध्यान से देखो इधर, ये हमारी वस्तु हो गई, वस्तु का नाम है ए बी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जहाँ ए बी हमको किसको बता रहा है? वस्तु को। अब देखो हमेशा एक किरण यहाँ से निकलेगी, दर्पण से टकराई, दर्पण से अगर कोई किरण समांतर है, कैसी है, तो वो हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस यानी कि यहाँ से कुछ गुजरेगी, गुजर गई। और एक केंद्र रेखा जाएगी वक्रता केंद्र से, कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र ये है, ध्यान से देखो तो ये दोनों रेखाएं कभी भी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो इधर जा रही है, वो भी उधर जा रही। तो अब हम इनको पीछे खींचते हैं, अगर आगे नहीं बन रहा है तो कहाँ खींचेंगे? पीछे। लेकिन पीछे जो होता है आभासी होता है, पीछे क्या होता है? और अगर आभासी है तो इस तरह पूरी नहीं खींचोगे, आप डैश कर करके खींचोगे, इस तरह से ये वाली निकलेगी। और ये वाली रेखा जहां पर दोनों रेखाएं टकराती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो यहाँ पर इसका नाम दे दो ए डैश बी। तो यहाँ पर याद रखना ए डैश बी डैश आपका क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब। बना लो, बस इतना काम है क्या? अब इसको शब्दावली भी लिख देना, वहां बोला तो किस चीज की है, लेकिन ये चीज लिख भी देना, जब बन जाए तो बता कर लिखो बेटा। जब वस्तु, जब वस्तु अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी जाती है, ध्रुव के बीच में रखी जाती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब, तो बनने वाला प्रतिबिंब यह योजना सबसे खतरनाक है, इंक डाउन वाली। बट हम पेन जैसे हम होगा हमें कि चाहे वो 10 डल लिखा है, दिक्कत नहीं, हम नहीं बताई। बस एक बार फेंक दे रहा हूं। हाँ क्या लिखा बेटा? जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होती है तो बनने वाला, बनने वाला प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब देखो वस्तु की मुंडी ऊपर को है और प्रतिबिंब की मुंडी कैसे है? ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब पीछे सीधा, पीछे, सही है। अब देखो जब भी वस्तु और प्रतिबिंब एक तरफ हो, दोनों एक ही तरफ हो तो वास्तविक, और अगर उल्टा है तो आभासी। तो वस्तु उधर है दर्पण के और प्रतिबिंब, तो यानी कि पीछे सीधा तथा आभासी बनेगा, तथा इसका आकार, तथा इसका आकार वस्तु से बड़ा होगा। है बड़ा कि नहीं है? देख लो इसको ध्यान से, एक क्वेश्चन और करेंगे डायग्राम का, बस फिर चलेंगे। हो गया? लिखो अगला बेटा। जब वस्तु, जब वस्तु अवतल दर्पण के, जब वस्तु अवतल दर्पण के
वक्रता केंद्र जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य, तथा अनंत के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब देखो इसमें क्या कहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के, तो पहले तो हम बना लेंगे बेटा अपना अवतल दर्पण, ये हो गई हमारा मुख्य। बोला है कि वस्तु, ये मान लेते हैं हमारा वक्रता केंद्र, और ये है हमारे पास मुख्य, और ये हमारा ध्रुव। सही है। वस्तु कहाँ होनी है? वक्रता केंद्र तथा अनंत, मतलब इस तरफ कहीं पर, तो मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है हमारा, और वस्तु का नाम क्या है? जी अनंत के मध्य बोला है ना। हाँ, तो अनंत तो क्या पता है क्या तुमको? सही नाम पकड़ना, ऐसा नहीं है। सही है तक। तो एक किरण तो यहाँ से निकलेगी, सही है, और जो किरण समांतर आती है वो हमेशा कहाँ से गुजरती है? फोकस। मुख्य फोकस से गुजरेगी। सही है। और एक किरण कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र वाले उसी तरह लौट आती है। तो जहां पर दो किरणें, परावर्तित किरणें टकराती, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो कहां पर टकराएंगे? सही है। तो नाम हो जाएगा ए डैश, ए डैश बी डैश आपका क्या है? सही है। लिखो यहाँ पर, इतना बना लो, मैं लिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ लिख लो, जब वस्तु, जब वस्तु अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में कहीं रखी होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब सदैव, तो बनने वाला प्रतिबिंब सदैव, अब प्रतिबिंब देखो कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, सदैव वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है, के बीच में बनता है, तथा प्रतिबिंब, ध्यान से सुनना है यहाँ से, तथा प्रतिबिंब दोनों एक तरफ है, दोनों एक तरफ है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा, दिख रहा है उल्टा? उसकी मुंडी ऊपर है, इसकी मुंडी नीचे है, तथा वस्तु से छोटा होगा। लगे इस तरह? चल और कराऊं? एक तो छोटा सा है वो बस कर लो, कहे कराई जाता, बिल्कुल एक लाइन का आना है उसका, एक लाइन। मंगलवार है ना सर? गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की, तक की दूरी क्या कहलाती?
गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? अब गोली दर्पण अवतल उत्तल तो कुछ कहा नहीं, तो इतना तुम भी छोड़ दो। सही है, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्ता केंद्र, ये हो गया फोकस, और ये हो गया ध्रुव। पर उसने ध्रुव को कहा ये सही है। तो ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो लिख देंगे ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और चित्र बना। बस बस, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पॉलिश भी नहीं है, कर ले आओ। पॉलिश नहीं है, कर पॉलिश कहाँ करना है, कुछ बताएगा कि कौन सा दर्पण? कर लेंगे ना हर पाने तो वो क्या मतलब है? हाँ, क्या हो जाएगा? अवतल उत्तल पॉलिश के ऊपर निर्भर रहेगा। हो गया। काली के हाँ, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते इसे किससे पता करते हैं? हैं। नियम तुम्हारे यहाँ आगे अरे हम क्या कारों क्या तो नहीं आए। इसे स्मॉल एम से, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से फोकस दूरी है ना, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तथा इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बस अब आप लोग जा सकते हैं।